Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। अपना शौहर कबूल है। कबूल है। फातिमा, Just come back. You're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जो कि हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर काफी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है। बेगुनाह औरतों को ब्रेन वॉश करके इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का और इन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है। मूवी की शुरुआत होती है एक इस्लामिक देश के पुलिस के इंट्रोगेशन रूम से, जहां एक लड़की पुलिस वालों को ये बता रही होती है कि वो इंडिया से वहां कैसे पहुंची, और पुलिस वालों को ये लड़की रेगिस्तान में मिली थी बेहोशी की हालत में, इसीलिए वे पूछताछ कर रहे होते हैं। वे उसे कहते हैं तुम खुद सीरिया जाना चाहती थी और अपने देश के खिलाफ काम करना चाहती थी। इस पर वो लड़की कहती है कि वो इंडिया से अपनी मर्जी से ही निकली थी, और वो लड़की बताती है कि ये सब एक ट्रैप है। हजारों लड़कियां ऐसे ही इस ट्रैप में फंस रही हैं और रेगिस्तान में दफन हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वही लड़की बुर्खा पहने एक आदमी के साथ गाड़ी में कहीं जाते हुए दिखती है। आगे चेक पोस्ट पर वे रुकते हैं, जहां पर वो पैसे देकर आगे की ओर सफर जारी रखते हैं। फिर वो पहुंचते हैं अफगानिस्तान के हिंदू पर्वतीय गांव में। वहां पहुंच के वो दोनों किसी के घर में रुकते हैं और वो उस घर के औरतों से बात करके अपने घर को याद करने लगती है और खो जाती है। मूवी में कहानी 2 साल पहले चली जाती है, जब ये लड़की यानी शालिनी केरला में अपनी छोटी सी परिवार में हंसी खुशी रह रही थी। उसके परिवार में माँ और दादी थी जो उसे पूरा सपोर्ट करती थी। तो हाल ही में शालिनी की पढ़ाई कंप्लीट हुई है और आगे नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए अपने शहर से बाहर हॉस्टल में रहने जाती है। फाइनली अब वो वहाँ जाकर अपनी रूममेट से मिलती है। पहली निमा जो कि एक क्रिश्चियन है, दूसरी गीतांजलि जो कि एक हिंदू है, और अब तीसरी आसिफा जो कि एक मुस्लिम है। अब कॉलेज फंक्शन में ये चारों मौजूद होते हैं तो एक अनजान आदमी आसिफा को छोड़कर बाकी तीनों का फ़ोटो लेने लगता है और बाद में उसे कुछ मुस्लिम लोगों को दिखाता है। और अब कहानी आती है प्रेजेंट में। इंट्रोगेशन रूम में उसे ऑफिसर से पता चलता है कि शालिनी नाम की कोई लड़की है ही नहीं। उसे पूछा जाता है आईसिस उसने कब ज्वाइन की, तब वो बताती है कि आईसिस क्यों और कैसे ज्वाइन किया। सीन शिफ्ट होता है और वो इस आदमी यानी इरशाक के साथ वो पहुंचती है आईसिस के अड्डे शहबाद में, जहां वो इरशाक से कहती है कि उसे अपनी मां को कॉल करना है, पर वो मना कर देता है ये कह के कि उनका कॉल ट्रैक हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्हें एक गंदा कमरा मिलता है और दोनों साफ सफाई में लग जाते हैं, और इसी बीच इरशाक उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। शालिनी उसको रोकती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, और बोलती है कि इस्लाम ज़बरदस्ती अलाउ नहीं करता, पर वो नहीं मानता और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और वापस हमें कॉलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों दोस्त डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं। आसिफा किसी से फ़ोन पे बात करती है और उन्हें अच्छे से बिहेव करने को बोलती है। इसके बाद वो तीनों से कहती है कि नीचे मेरे कजन्स आए हुए हैं जो हमारे साथ डिनर पर चलेंगे, लेकिन वे पहले बीच पर जाना चाहते हैं। ये तीनों सहेली मान जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आसिफा कार में तीनों को अपने कजन से मिलवाती है। रमीज जो कि MBA कर रहा है और अब्दुल जो कि एक बिजनेसमैन है। रमीज बहुत अच्छे से बात करता है कि कैसे वो फ़ौरन में जाके
ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प कर सके और ये बात शालिनी को बहुत इम्प्रेस करती है। इसके बाद सभी मिलकर बीच पर एंजॉय करते हैं और फिर डिनर के लिए चले जाते हैं। यहाँ दोनों लड़के कहते हैं तुम लोग चलो, हम डिनर के टाइम आ जाएंगे। अब डिनर से पहले आसिफा और नीमा प्रे करती है, जिसे देखकर शालिनी उसे पूछती है। तो यहाँ पर आसिफा उसे बताती है कि जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अल्लाह से प्रे करते हैं। इसके बाद वे डिनर से वापस लौट रही होती है तो आसिफा इस्लाम की बातें करने लगती है और बोलती है कि पाप करने वालों को दोजख के आग में जलना पड़ता है और वो आग इस धरती की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म होती है। इसके हिसाब से जो भी इस्लाम में बिलीव नहीं करता उसको दोजख के आग में जला दिया जाता है। इस तरह वो साबित करने की कोशिश करती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और कहानी अफगानिस्तान की तरफ जाती है, जहाँ इरशाक अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा था और शालिनी बुर्खा पहनकर बाहर निकल रही थी। तभी देखती है कि कुछ लोगों ने एक औरत को मार दिया क्योंकि वो अकेली बाहर आई। फिर वो कुछ लोगों को इकट्ठा हुए देखती है और वहाँ पर एक औरत का हाथ काटा जाता है और एक आदमी का सर। ये देखकर वो डर जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी को ये सज़ा मिली क्योंकि उस औरत ने लिपस्टिक लगाई थी और उसके पति ने उसे ऐसा करने दिया। वो एक औरत साजिया के साथ घर तरफ आती है जो कि सजा देने वाले की बीवी है, इसीलिए वो अकेली घूम सकती है। यहाँ फिर से कहानी चारों दोस्तों पर जाती है, जहाँ आसिफा 2 आदमियों से मिलने जाती है जिसके साथ रमीज और अब्दुल भी मौजूद थे। वो सभी मिलकर एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक आतंकवादी एक खास ड्रग के बारे में बता रहा होता है जो उन्हें भूख, प्यास और नींद से बचाएगा। फिर वहाँ बैठा एक आदमी रमीज और अब्दुल से बोलता है कि लड़कियों को ये एक ड्रग देना होगा और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना होगा ताकि वो तुमसे दूर ना हो पाए। दूसरा आदमी उन्हें पैसा देकर उसे जल्दी से जल्दी काम खत्म करने को बोलता है। अगले ही दिन शालिनी, नीमा और गीतांजलि मॉल में जाते हैं। तभी पीछे से आसिफा फ़ोन पे किसी को तैयार रहने को कहती है। मॉल में उन तीनों का कोई पीछा करते हैं और एक आदमी गीतांजलि को गलत तरह से टच करता है जिसकी वजह से उन सब में झगड़ा हो जाता है और इसी बीच वो आदमी तीनों के कपड़े फाड़ देता है। ये सब होते हुए सब देखते हैं लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं करता और तभी एक औरत आती है और अपने बुर्खा से ढकती है। इसके बाद वो तीनों वापस आकर ये बात आसिफा को बताती है। आसिफा उनसे कहती है ये सब ना होता अगर हिजाब पहनती, क्योंकि हिजाब पहनी किसी भी लड़की को ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद गीतांजलि और शालिनी रमीज और अब्दुल से मिलने जाती है, जहाँ पर ये दोनों गुस्सा होने का नाटक करते हैं और जब शालिनी बोलती है कि उन दोनों को अब नींद नहीं आती तो रमीज उन्हें दवा के नाम से ड्रग देता है और कहता है तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये दवाई है जो तुम्हें सोने में मदद करेगा और आगे ये याद रखना बिना हिजाब पहने कहीं मत जाना ताकि ऐसा वापस ना हो। वो दोनों अगले दिन से ऐसा ही करती है और हिजाब पहनना शुरू कर देती है। इस बीच एक दिन इंटीमेसी को लेकर दोनों सहेलियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से कहती है शादी से पहले रिश्ता रखना पाप होता है। तो रमेश उन्हें समझाता है कि अब हमें हमेशा साथ रहना है तो फिर रिश्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और इस तरह से ये दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। एक दिन चारों दोस्तों में बहस हो रही होती कि आखिर कौन से गॉड बड़े हैं। शालिनी बोलती है भगवान शिव बड़े हैं, जिस पे आसिफा बोलती है कि वो भगवान जो अपनी वाइफ को जलने से ना बचा सका वो इंसान को क्या बचाएगा। फिर उसके भगवान राम के बारे में बोला कि वो अपनी वाइफ को किडनैप होने से बचा नहीं पाया, वो इंसानों की क्या रक्षा करेगा। और फिर वो भगवान कृष्ण के लिए बोलती है कि जो भगवान सारी लड़कियों के साथ रास लीला करता हो उन पे आखिर कोई लड़की भरोसा करेगा कैसे। ऐसे भगवान को माना ही सबसे बड़ा पाप है जो कि तुम कर रहे हो। शालिनी और गीतांजलि इस पर कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर आसिफा बोलती है कि वो उन दोनों को सही रास्ता दिखाएगी।
अब फिर से कहानी आती है अफगानिस्तान में, जहां सालिनी को लीवर पेन होता है और हॉस्पिटल में वो अपने बच्चे को जन्म देती है। अब उसे पता चलता है कि इरशाक काबुल जाने वाला है। वो भी साथ चलने को बोलती है, पर वो उसको बोलता है कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी, और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। सालिनी के बच्चे को बुखार आता है और घर में दवा नहीं थी, तो वो उसे लेकर साजिया के पास मदद मांगने जाती है। फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक कॉल करने दे अपनी माँ के पास। बहुत रिक्वेस्ट के बाद साजिया उसे एक औरत के घर ले जाती है जिसके पास मोबाइल होता है। सालिनी एक मैसेज ड्रॉप करती है अपनी लैंग्वेज भाषा में, और वो कहाँ से है ये भी बताती है ताकि इससे हेल्प मिल सके। वो लोग पीछे के रास्ते से निकलते हैं, पर उस औरत का पति फ़ोन के बारे में जान जाता है और उसे मार देता है। कहानी वापस कॉलेज डे में जाता है, जहां आसिफा उन्हें मुस्लिम लड़कियों की तरह रहना, खाना पीना और कपड़े पहनना सिखा रही होती है। वो दोनों भी इस काम को राजी राजी कर रही होती है क्योंकि उसके ऊपर उस ड्रग्स का अच्छा असर होता है। इस बीच वो दोनों अपने अपने घर जाती है, जहां उसके पेरेंट्स देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ ठीक से भी रह नहीं पाती, इसीलिए वापस हॉस्टल में आ जाती है और उन दोनों आदमियों के यहाँ जाती है इस्लाम के बारे में लेक्चर लेने के लिए। वहाँ वे भाग्य लक्ष्मी से मिलती है, जो मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और शादी करना चाहती है, पर पेरेंट्स के मना करने पे यहाँ पे आई है। और उसकी जैसी और भी लड़कियाँ रहती है। वो बोलती है कि प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। इस बीच सालिनी को अचानक से उल्टियाँ आने लगती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात रमीज को बताती है, पर रमीज शादी करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी फैमिली हिंदू लड़की से शादी नहीं करने देंगे, और अगर सालिनी इस्लाम अपनाएगी तभी वो शादी करेगा। अब सालिनी डर जाती है, तभी आसिफा उसको समझाती है कि रमीज तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार है और तुम्हें उस पर भरोसा है, तो क्यों ना तुम इस्लाम कबूल करके उसे निकाह कर लो, इस पे हर्जी क्या है। इसके बाद सालिनी बच्चे के फ्यूचर के लिए राजी हो जाती है। उधर अब्दुल के ऊपर गीतांजलि के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर उसे प्रेग्नेंट करने का दबाव होता है, इसीलिए वो गीतांजलि को सीरिया जाने और पैसे कमाने का सपना दिखाने लगता है और बीच बीच में उसे पर्सनल फ़ोटोज़ भी मांगने लगता है, जिससे गीतांजलि भेज भी देती थी। अब कहानी आती है अफ़गानिस्तान में, जहां सालिनी को बताया जाता है इरशाक शहीद हो गया है। इसके बाद सालिनी डरते हुए साजिया के पास पहुंचती है। अब कहानी एक बार फिर से पीछे जाती है, जहां गीतांजलि को पता चलता है उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि गीतांजलि ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। उधर रमीज भी सालिनी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। इधर गीतांजलि अपने पिता को देखने जाने से मना कर देती है क्योंकि वो काफिर है और अल्लाह को नहीं मानते। आसिफा उसे बताती है कि काफिर होने का गुनाह तब तक माफ़ नहीं होता जब तक उस पर थूका ना जाए या उसे पत्थरों से मार न दिया जाए। इस बात को सुनकर गीतांजलि फ़ौरन अपने पिता के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और अपने पिता पे थूक कर निकलती है। इसकी माँ ये देख कर रोने लगती है। उधर वो आदमी अब्दुल पर दबाव डालने लगता है कि गीतांजलि को जल्दी से अपने काबू में करे। उसके बाद अब्दुल गीतांजलि को कॉल करके सीरिया साथ चलने को कहता है, जिस पर गीतांजलि मना कर देती है क्योंकि अभी वो इस सब के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है। अब्दुल गीतांजलि को ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी जो म्यूट फ़ोटो मेरे पास है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो फ़ोटोज़ को वायरल कर देगा। अब गीतांजलि को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमें फंसाया है। अब्दुल कहता है अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह कहकर दोनों फ़ोन रख देते हैं। दूसरी तरफ सालिनी को ये आदमी बताता है कि रमीज अपने परिवार के साथ मालदीव भाग गया है और अगर उसे अपने बच्चे को जायज़ औलाद का दर्जा देना है तो वो इरशाक नाम के आदमी से निकाह कर ले। ये सब होते हुए रमीज देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो अपने बच्चे का सोच के सालिनी को हाँ करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि अपनी घर चली जाती है और वापस उस जगह में जाने को मना करती है। सालिनी इरशाक से निकाह कर लेते हैं
उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आती है और उसे शादीशुदा देखकर शॉक्ड हो जाती है, पर वो तब भी बोलती है वो उसको और उसके पति को अपनाने को तैयार है, बस उसे अपनी बेटी वापस चाहिए। शालिनी कोई जवाब नहीं देती और अंदर चली जाती है और उसकी माँ को आसिफा बाहर छोड़ देती है। शालिनी की माँ गीतांजलि को कॉल करती है, जो उन्हें बताती है कि शालिनी प्रेग्नेंट है और वो सुन के उसे धक्का लगता है। सामने गीतांजलि न्यूज़ देख रही होती है, जहाँ किसी लड़की की प्राइवेट पिक्चर को इंटरनेट पर शेयर कर दिया गया है। उसे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये फ़ोटोज़ किसी और के नहीं बल्कि उसी के हैं, जो अब्दुल ने ही शेयर किए हैं। जिसके बाद उसके पास फ़ोन आने लगते हैं और वो शर्म की वजह से खुदकुशी कर लेती है। फिर से कहानी आती है इंट्रोगेशन रूम में, जहां शालिनी बताती है यहां आने से पहले उसकी और इरशाद की स्पेशल क्लासेस चलती थी, जिसमें उसको पढ़ना लिखना सिखाया जाता। वे कहती है वहां पे कपल भी थे, लेकिन सभी को अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती थी। सभी के पास वो ड्रग्स वाली दवा थी, जिसको लेकर सभी अपनी लिमिट को क्रॉस करके कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। उन्हें पासवर्ड, वीज़ा ये सब बहुत आराम से मिल गया था और उन्हें बहुत पैसे भी मिले थे। जिसके बाद कुछ मैप को दिखाया गया और उनको याद करने को कहा गया। इसके बाद मुझे अपनी माँ से मिलने दिया गया ताकि मेरे बाहर जाने पर वो पुलिस पर कंप्लेन ना करे। इसके बाद मैं अपने पति इरशाद के साथ कोलंबो हनीमून पर चली गई, जहाँ मुझे अगले दिन मेरी दोस्त नीमा का फ़ोन आता है, जो बताती है ये सब एक साजिश है जिसमें तुमको रमीज, अब्दुल और आसिफा ने फंसाया है। ये उनका धंधा है और इसे वो पैसे कमाते हैं। नीमा कहती है वो ये सब पता करने के लिए कुछ दिनों से रमीज के साथ ही थी। उसने रमीज को रोकना चाहा, लेकिन रमीज ने उल्टा उसी को ड्रग्स देकर उसके साथ ज़बरदस्ती किया और 20 से भी ज़्यादा लोग उसके साथ ये किए थे। नीमा आगे बताती है रमीज अभी भी यहीं है और दूसरी लड़कियों को फंसा रहा है, और वो गीतांजलि की सुसाइड के बारे में भी बताती है। वो सुनकर शालिनी पूरी तरह से टूट जाती है। शालिनी बाद में कॉल करने का बोल के फ़ोन काट देती है। नीमा इधर शालिनी की माँ और गीतांजलि के पेरेंट्स को लेकर पुलिस के पास पहुंचती है और उन्हें ये सब बताती है। पुलिस कहती है सबूत ना होने से वो उनकी हेल्प नहीं कर सकते, जिस पर नीमा कहती है कि वो सबूत लेकर आएगी। अब फिर से कहानी आती है अफगानिस्तान में शालिनी पर, जहां उसे और उसके बच्चे को पकड़कर साजिया के पास लेकर जाते हैं। इसके बाद वो उसके बच्चे को ले जाते हैं और शालिनी को काफ़ी औरतों के साथ कैद कर देते हैं। यहाँ शालिनी को भाग्य लक्ष्मी मिलती है, जो उसे बताती है कि यहाँ जिसका भी पति मर जाता है वो औरत इन आदमियों का हवस का शिकार बनता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर शालिनी को वहां से लेकर जाता है और काफ़ी सारे लोग उस पर ज़बरदस्ती करते हैं। वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। अगली सुबह उन औरतों को कहीं ले जाया जा रहा था। शालिनी पढ़ने में होशियार थी, इसीलिए उसे मैप याद था। वो समझ जाती है कि वो लोग बॉर्डर पर ले जा रहे हैं। शालिनी, भाग्य लक्ष्मी और एक औरत वहाँ से बच के भाग निकलती है। काफ़ी देर बाद वो रेगिस्तान की तरफ पहुंचती है और वो आदमी भी उनके पीछे ही आ रहे थे। तीसरी औरत को गोली लग जाती है और अगली गोली भाग्य लक्ष्मी को लगती है, जिसके बाद शालिनी डर की वजह से तेज़ भागने लगती है और उन लोगों के इलाके से काफ़ी दूर निकल जाती है। इसके बाद वो थक कर बेहोश हो जाती है और पूरे 17 घंटे बाद ड्रोन की नज़र उस पर पड़ती है, जिसके बाद उसे वहाँ ले जाया जाता है जहाँ इस वक्त बयां दे रही है। वो कहती है मैंने आपको सब बता दिया है, आप लोग उन पर कार्रवाई कीजिए और मुझे मेरे घर जाने दीजिए। वे ऑफिसर्स कहते हैं हम यहाँ से आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते, लेकिन आप अभी हमारी फैसिलिटी में सेफ है। जिसके बाद वो शालिनी की माँ से उससे बात कराते हैं। अब शालिनी शाम को उस जेल से बाहर आती है, जहाँ वो अपनी बूरखे को जलता हुआ देखती है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती को अंजाम दिया है और एहसास करती है कि वो सनातनी हिंदू है। और यहीं पे मूवी का द एंड होता है।